Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Be Eco Perfect. And today in this video I am going to discuss about the industrial sector on the eve of independence. As you all know, in my previous video lecture I have discussed about the agriculture sector on the eve of independence. If you have watched my previous video lecture, right? So start करते हैं हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर से, और चैप्टर का नेम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसा कि आप जानते हैं उस सेक्टर से रिलेटेड हमने जो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, तो उसमें नेक्स्ट था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि मैंने आपको बताया था इफ़ यू वांट टू ड्रॉ सम कंक्लूजन about the Indian economy on the eve of independence, you have to go through the entire sectors in the economy. तो एक सेक्टर के बारे में आप पहले स्टडी कर चुके हो, और वो कौन सा सेक्टर है? वो था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में वी हैव कंक्लूडेड दैट एग्रीकल्चर सेक्टर वाज बैकवर्ड एज वेल एज स्टैग्नेंट। तो आज इसके बारे में देखते हैं इंडस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री के बारे में कि हाउ वाज द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडस्ट्री को बेसिकली टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, राइट? एक तो जैसे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री हमारी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, एंड सेकंड वन इज मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की, राइट? ट्रेडिशनल का मतलब है जो हमारी पुरानी इंडस्ट्री थी, और मॉडर्न का मतलब जो मॉडर्न इंडस्ट्री हुआ करती थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में आता हमारा जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आती है इसमें। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री किसको बोलते हैं? हाथ से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, या ऐसी इंडस्ट्रीज जो हाथ से जिनमें हाथ से प्रोडक्ट बनता था उनको बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हाथ से बने हुए प्रोडक्ट, जैसे आपने देखा होगा, कभी गांव में देखा भी नहीं है तो आपको पता है, जैसे आप शादियों में कुल्हड़ में चाय पीते हो, मिट्टी का बना होता है, ठीक है? वो मशीन से नहीं, वो हाथ से बना होता है। हर किसी घर में मटके का पानी पीते हैं, मटका किससे बनता है? वो भी मिट्टी से बनता है। तो ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं, हाथ से स्वेटर बन जाते हैं, जर्सी बन जाती हैं, पहले गाँव में अब भी बनती है, हालांकि पहले जो दरी वगैरह है या ओढ़ने के लिए जो भी हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें पहले किससे बनती थी? हाथ से बनती थी। तो उन इंडस्ट्रीज़ को बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, राइट? अब मशीन से आ गई, अब तो हर चीज़ मशीन से बनती है। स्वेटर जर्सी की बात करें, मशीन से बन जाते हैं, बहुत स्टाइलिश, बट पहले हाथ से बनाते थे सब लोग, मशीन्स वगैरह नहीं थी। तो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज़ है वह नोन एज द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पहले डिस्कस करेंगे कि हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उनकी कंडीशन कैसी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इतना आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री है इंक्लूड्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की कंडीशन देखते हैं। बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वर वेल नोन फॉर इट्स एक्सीलेंट क्वालिटी अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में हमारे हाथ से बने हुए प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते थे बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे आगमन हुआ, इट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ इन इंडिया, सबसे पहले उन्होंने हमारी जो हाथ से बनी हुई वाली यानी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है इसको क्या किया? डिस्ट्रॉय किया बाय अडॉप्टिंग सम डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। वो आपको बताएंगे, विल बी डिस्कस लेटर, कि किस तरीके की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट की थी। किसके लिए? हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को फिनिश करने के लिए। रीज़न? क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अपनी एक्सीलेंट क्वालिटी के लिए जानी जाती थी अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडियन जो प्रोडक्ट है हाथ से बने हुए, स्टाइलिश, इफेक्टिव होते थे, और पूरा वर्ल्ड मानता था उन प्रोडक्ट को, ठीक है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को राज करना था, तो वो क्यों चाहेंगे कि कोई भी इंडियन प्रोडक्ट रेप्यूटेशन ले, मतलब उसकी डिमांड पूरा देश करे? क्यों चाहेंगे? वो उनका राज है, वो तो ये चाहेंगे भाई जो उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट है उसकी डिमांड हो मार्केट में, ठीक है? तो कंडीशन जान रहे हैं हम कि भाई हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी कंडीशन कैसी थी।
तो कंडीशन अच्छी थी, बट इसमें बट बोला, बट इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था उसने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब फाइनली हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो डिस्ट्रॉय हो गई थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्जैक्टली, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी भेदभाव वाली पॉलिसी से, इट मीन्स डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी से वो फिनिश कर दी थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी थी। उसके बाद बात करते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रीज की। कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज भी हुआ करती थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मॉडर्न इंडस्ट्रीज लाइक, जैसे टिस्को के नेम से है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कुछ करके, ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1907 में टिस्को कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज में आती थी तब। इसके अलावा कुछ सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री, पेपर मिल्स, ठीक है, एटसेट्रा। ये कुछ इंडस्ट्रीज जो थी हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आप लोग जानते हो, आज़ादी के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये जो इंडस्ट्रीज थी, दीज वर द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। चलो इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1907 में टिस्को कंपनी स्टैब्लिश हुई थी इंडिया के अंदर। 1907 से लेके और 1947 तक, इट मीन्स आफ्टर 40 ईयर्स। अगर इसकी ग्रोथ रेट की बात करते हैं, इस इंडस्ट्रीज में क्या ग्रोथ रेट हुई थी? 1%, ओनली 1%, यानी 40 ईयर्स में, 40 साल में बस 1% ग्रोथ। इसका मतलब वो जो इंडस्ट्रीज थी, जितनी इन्वेस्टमेंट उसमें 1907 में थी, वही इन्वेस्टमेंट 1947 में थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया किसकी तरफ? मॉडर्न इंडस्ट्रीज की तरफ। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, शुगर इंडस्ट्री हो, पेपर मिल्स हो, या फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो, इंडस्ट्रीज हो, इनकी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इनकी डेवलपमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। चाहे वो इनमें इन्वेस्टमेंट की बात हो या इनको किसी भी तरीके से बढ़ावा देने की बात हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा तभी मिलता है जब गवर्नमेंट चाहती है। अगर आज के हम टाइम की बात करें, आपने देखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज फर्स्ट पोजीशन पे है। मुकेश अंबानी की इंडस्ट्री सभी जानते हो आप जियो नेटवर्क भी यूज़ करते हैं, जियो का फ़ोन भी है, जियो का नेटवर्क भी है। किसकी वजह से? आपको पता है, आपने देखा होगा कि मोदी जी कितना सपोर्ट करते हैं उसको। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी इंडस्ट्री को, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट का उसमें रोल होता है उसको डेवलप करने के लिए। अगर गवर्नमेंट उसको लिबरल यानी छूट देगा कुछ, ठीक है, कई बार वो उनको फाइनेंस की ज़रूरत भी होती है, तो गवर्नमेंट उनको फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से ये इंडस्ट्रीज आगे बढ़ती हैं। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों चाहेगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट तो ऐसी पॉलिसी अप्लाई करती थी जिससे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है, प्राइवेट फर्म्स है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, कि वो बढ़ावा ना दे, उनको बढ़ावा नहीं देना चाहती। ठीक है, तो मॉडर्न इंडस्ट्री की भी हालत कैसी थी? ब्लीक ग्रोथ की। इसके लिए पॉइंट लिखा जाता है व्हाइल वी थिंक अबाउट मॉडर्न इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और वो हेडिंग हमारी ब्लीक ग्रोथ। ब्लीक ग्रोथ इट मीन्स अगर हम मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात करें तो देयर वॉज अ ब्लीक ग्रोथ। ब्लीक ग्रोथ का मतलब है ना के बराबर, मतलब मॉडर्न इंडस्ट्रीज में ना के बराबर ग्रोथ थी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की बात करें तो डिस्ट्रॉय थी। तो इस बेस पे अब हम फाइनली आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं किसके बारे में? इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। कब? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और वो कंक्लूजन क्या है? वो कंक्लूजन ये है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज बैकवर्ड एज वेल एज स्टैग्नेंट। ऑन व्हाट बेसिस यू कैन से दिस? किस बेस पे आप ऐसा कह सकते हो? बिकॉज वी न्यू दैट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वर डिकेड, इट मीन्स डिस्ट्रॉयड। कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो तो फिनिश हो गई थी। और व्हाइल वी थिंक अबाउट मॉडर्न इंडस्ट्रीज, देयर वॉज अ ब्लीक ग्रोथ। और मॉडर्न इंडस्ट्रीज में ब्लीक ग्रोथ थी, ना के बराबर ग्रोथ थी।
तो क्या कहेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को? ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल स्टैग्नेंट ही, स्थिर ही है, पिछड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन थी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इसके साथ एक और क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है ये डिके हो गई थी। डिके मीन्स डिस्ट्रॉय, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर दी गई थी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो क्या रीजंस हैं, व्हाट वर द रीजंस ऑफ डिकेइंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री? तो इसमें हम रीजंस भी देंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाता हमारा, रीजंस ऑफ डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, राइट। डिके का मतलब डिस्ट्रॉय, इंटेंशनली मैंने वर्ड यूज किया है क्योंकि बुक में डिके है, बट इसका मीनिंग किससे है? डिस्ट्रॉय से है। और डिस्ट्रॉय का मीनिंग आप जानते हैं, राइट, कि उसका नाश हो जाना। तो क्या क्या रीजन है कि जिनकी वजह से जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसका विनाश हो गया था? तो इसका रीजन है हमारा, एक तो है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। टैरिफ क्या है? टैरिफ टैक्स होते हैं, बट जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर टैक्स लगाते हैं तो उसको टैक्स टर्म ना देके टैरिफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? डिस्क्रिमिनेटरी का मीनिंग होता है भेदभाव वाली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेदभाव वाली पॉलिसी को फॉलो किया था हैंडीक्राफ्ट की डिमांड को बिल्कुल फिनिश करने के लिए। किस तरीके से थी भेदभाव वाली पॉलिसी? इस तरीके से थी कि अगर आप ब्रिटिश को यानी ब्रिटेन से, अगर आप ब्रिटेन को रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करोगे, लिख देता हूं, रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन, नो टैक्स, मतलब कोई टैक्स नहीं था, टैरिफ बोलेंगे बट यहाँ आपको टैक्स इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे टैक्स होता है। तो अगर इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई करता है या रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है किसको? ब्रिटेन को, तो देयर वर नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं था। ठीक है, अगर ब्रिटेन एक्सपोर्ट करता है इंडिया को, इट मीन्स अगर आप इंपोर्ट करते हो फाइनल गुड्स, ठीक है, इधर लिख देता हूं फाइनल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स। फाइनल गुड्स आपको पता है कौन सी होती है? अगर इंडिया को, तो इसमें भी कोई टैक्स नहीं। ठीक है, बट अगर इंडिया ये रॉ मटेरियल किसी और नेशन को सप्लाई करे और नेशन को एक्सपोर्ट करे तो हैवी टैक्स। इंडिया किसी और नेशन से इंपोर्ट करे गुड्स तो हैवी टैक्स, मतलब अपने नेशन से तो फ्री रखा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे नेशन का इंटरफेयर चाहते ही नहीं थे इंडिया में। वो चाहते थे कि ब्रिटेन में, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, ब्रिटिश बोल दो, कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री है उन इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट बनता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया में की जाए। उनका तो बिजनेस एक्सपेंड होगा, उनका तो बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर ऐसी वो टैक्स पॉलिसी बना दी कि अगर आप इंग्लैंड को रॉ मटेरियल देते हो नो टैक्स, अगर इंग्लैंड से आप कोई गुड इंपोर्ट करते हो इंपोर्ट्स तो नो टैक्स, बट अगर इंडिया किसी बाहर के नेशन को एक्सपोर्ट करती है रॉ मटेरियल तो हैवी टैक्स, और इंडिया बाहर के नेशन से मंगाती है कोई फाइनल गुड्स ब्रिटेन को छोड़ के तो हैवी टैक्स, और अगर इंडिया फाइनल गुड्स इंग्लैंड को ही एक्सपोर्ट करती है तो भी उस पर हैवी टैक्स, ताकि हैंडीक्राफ्ट की डिमांड करे ही ना ब्रिटेन के लोग, उस पर हैवी टैक्स लगा दिया। टैक्स लगने से आपको पता है जो प्राइस है वो राइज हो जाते हैं, प्रोडक्ट महंगा हो जाता है जब टैक्स लगता है। तो ऐसा काम कर दिया कि अगर थोड़ी बहुत डिमांड भी थी ब्रिटेन के अंदर किसकी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट की, वो भी कम हो जाएगी ड्यू टू दिस डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो फर्स्ट रीजन ये था इंडस्ट्री के डिके होने का। सेकंड देखिए, सेकंड पॉइंट इधर लिख देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। वैसे तो रेलवेज की हिस्ट्री काफी पुरानी है। 1853 में फर्स्ट ट्रेन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में पहली ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई थी मुंबई टू थाने। ठीक है, और ये भी आपको पता है कि 1853 में किसका राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था।
फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रेलवेज का इंट्रोडक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया इंडिया में एग्जैक्टली। इंडिया पे तो शायद हो सकता है कि अब तक भी रेलवे नहीं हो पाती, रेलवे की फैसिलिटी नहीं दे पाती इंडिया, क्योंकि तब से लेकर आज तक वो 2 लाइन बिछा के गए हैं वो, तो वो 2 ही हैं, तीसरी बनी नहीं है, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सारे पुराने स्टेशन है, सब कुछ ऑलमोस्ट वो ही है अभी तक। तो आप लगा लो 73 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को, तो उसके बावजूद आपकी ये कंडीशन है। तब तो आपका गुलामी का टाइम था, तो आप उम्मीद ही मत रखो। एनीवे, बट इसका रीज़न क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा भला क्यों चाहती थी? बाय इंट्रोड्यूसिंग रेलवेज। तो इस रेलवेज को इंट्रोड्यूस करने के पीछे भी उनकी एक पॉलिसी थी। वो चाहते थे कि जो इंडिया से रॉ मटेरियल ले किस में जाएंगे, इंडिया से जो कच्चा माल है उसको ले जाते थे ट्रेन के थ्रू, या फिर ब्रिटेन से जो गुड्स बन के आती थी उनकी डिमांड इंडिया में होने लगी, तो उनको अपनी मार्केट एक्सपेंड करनी थी। इसलिए उन्होंने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया ताकि फाइनल गुड्स को कैरी करने में फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया एंड रॉ मटेरियल कैरी करना फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन ईजी हो जाए, इसलिए उन्होंने रेलवे का इंट्रोडक्शन किया। तो इसमें हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे विनाश हुआ इस चीज़ से? इस तरीके से हुआ कि इस रेलवे की वजह से, रेलवे के इंट्रोडक्शन की वजह से इंग्लैंड में बने हुए सामान इंडिया में फैलने लगे। इंडिया में सामान फैलने लगा तो पब्लिक ऐसी है उन्हीं की डिमांड करने लगी, और अपने जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट है इनकी डिमांड को धीरे धीरे भूल चुकी थी। ठीक है, वो रेलवे भी एक रीज़न था, वन ऑफ द रीज़न। इसका डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इसके साथ एक और बता देता हूँ, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से सिमिलर है। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड का मतलब है कि जो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1947 या 1950 के अराउंड हमारे नेशन में जो डिमांड होती थी गुड्स की वो कुछ चेंज हो गई थी। मतलब चेंज का मतलब किससे मेरा? चेंज का मतलब है कि पहले लोग जैसे को वो धोती कुर्ता पहनते थे, आपने किसी पुरानी मूवी में भी देखा होगा, जैसे लगान मूवी देख लेना, उसमें आपने देखा होगा। और फिर क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, तो जो पैसे वाले थे यानी जो राजा महाराजा का टाइम हुआ करता था, हालांकि वो फिनिश कर दिया था, वो चीज़ भी आएगी अभी। फिर भी जो लोग पैसे वाले थे, ये मत मानना कि सब लोग गरीब थे। आप नेहरू जी की जीवनी पढ़ेंगे तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि वो लॉ की स्टडी की थी उन्होंने फॉरेन से। भाई इतना पैसा कहाँ से आया? तो ये अच्छे घराने से है, पहले भी लोग थे, ऐसी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इंडिया में जो ब्रिटिश पर्सन्स थे, यानी जो लोग यहाँ राज करने के लिए आए, अंग्रेज भी रहते थे कुछ लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, राज करने के लिए, तो उनकी लाइफ स्टाइल से प्रभावित हुए। सम पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड विद द लाइफ स्टाइल ऑफ द ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी लाइफ स्टाइल से प्रभावित हुए कुछ लोग। अब लाइफ स्टाइल से प्रभावित होंगे, जो चीज़ वो यूज़ करते हैं उन्हीं की डिमांड फिर इंडियंस करने लगे कुछ। तो क्या हुआ, हाथ से बने हुए प्रोडक्ट की डिमांड करते थे, अब डिमांड और कम हुई। किसकी वजह से? ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से। बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि आज भी हम लोग कर क्या रहे हैं, सभी वेस्टर्नाइजेशन को तो फॉलो कर रहे हैं। दुनिया भर के डे, कौन कौन से डे आते हैं वो, जैसे वैलेंटाइन डे कहाँ से आया? आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो वेस्टर्न कल्चर है उसको आप फॉलो कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं देना चाहूँगा, थोड़ा अगर क्लास होती तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता। तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ तब हुआ था। ठीक है, आज ये जो स्टाइल है ना सब लोगों की, जो नए नए कल्चर में चीज़ें आ रही हैं, अपना कल्चर जानते नहीं है, बस जाओ जी उन पे ये डे पता नहीं कहाँ से आ गए थे, हमने देखा नहीं कि किसी रामायण में नहीं, महाभारत में नहीं, कुरान में नहीं, कहीं डे नहीं है। ये कहाँ से आए हैं? वेस्टर्न कल्चर। तो ऐसे ही कुछ लोगों ने डिमांड करने लगे थे, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हो गए, उनके प्रोडक्ट की डिमांड करने लगे, तो आपके प्रोडक्ट का क्या होगा? विनाश ही हो जाएगा। जैसे एग्जैक्टली अभी हुआ पड़ा है, कोई मटके में पानी नहीं पीना चाहता, आरओ से डायरेक्ट पानी लेते हैं, तो बट जो मटके बनाने वाले हैं उनकी इनकम का क्या होगा? वही तो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब आपको सब चाइनीज लड़ियाँ चाहिए घरों को सजाने के लिए, नहीं पहले दीवार से सजाते थे, वो क्या है जिनसे दिए बनते हैं? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये कुछ रीजन रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, एंड ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। एंड ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। प्रिंसली क्या है? मतलब ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी पहले बता दूं आपको मैं,
प्रिंसली कोर्ट्स हुआ करते थे। इट मीन्स पहले इंडिया एक नहीं था, हिंदुस्तान के नाम से ज़्यादा था, विरासत हुआ करती थी। हमारा इंडिया अलग अलग विरासतों में था, जयपुर की विरासत, बल्लभगढ़ की विरासत, कश्मीर की विरासत, उड़ीसा की विरासत, ऐसे विरासत हुआ करता था। और विरासत में क्या होते हैं, राजा बोल दो, नवाब बोल दो, प्रिंस बोल दो, आप कुछ भी बोल दो। तो इसका मतलब पहले प्रिंस वगैरह का सिस्टम चलता था, राजा वगैरह का, जैसे आपने मूवियों में देखा है। तो ये राजा क्या करते थे, ये अपनी प्रतिष्ठा के लिए हाथ से बने हुए प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा, मतलब कि अपने ये दिखाने के लिए ना, कभी आओ बल्लभगढ़ की विरासत में आओ, देखो बल्लभगढ़ का जो राजा था, राजा नाहर सिंह, तो नाहर सिंह की विरासत में आके देखिए कितनी अच्छी विरासत है, कितने डेकोरेटिव सामान उसने रखे हुए हैं अपने उसमें महल में या जो भी था। तो क्या था, पहले जो प्रिंस थे, नवाब थे, राजा थे, यूज्ड टू डिमांड ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, बड़ी मात्रा में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को, हैंडमेड प्रोडक्ट्स की डिमांड करते थे। बट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये राजा नवाब को फिनिश किया। उन्होंने कहा कि कोई राजपाट नहीं चलेगा, हमारा राज है। कुछ से लड़ाई करके, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, पानीपत की लड़ाई, उसकी लड़ाई, कभी दिल्ली के ऊपर लड़ाई, ठीक है, तो अंग्रेजों ने भी लड़ी थी, प्लासी का युद्ध, और ये दुनिया भर के युद्ध आप हिस्ट्री में पढ़ के आए हो। तो युद्ध से क्या हुआ, जो राजा नवाब का टाइम था वो चला गया, ब्रिटिश ने धीरे धीरे अपना राज स्टार्ट कर दिया। जब राजा नवाब का टाइम ही नहीं रहा तो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट को कौन खरीदेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड वही करते थे। तो ये भी एक रीज़न था कि जो प्रिंसली कोर्ट्स थे, राजा नवाब, राजा महाराजाओं का जो टाइम हुआ करता था, वो टाइम भी फिनिश हो गया था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम तक। तो ये रीज़न रहा कि हमारे हाथ से बने हुए सामान की कोई डिमांड नहीं थी, बिल्कुल फिनिश हो गई थी। डिमांड नहीं है तो फिर इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगे, मतलब वो लोग बनाएंगे क्यों, ठीक है। उसके बाद देखिए कंपटीशन, ये लास्ट पॉइंट है इसका, कंपटीशन विद मशीन मेड प्रोडक्ट। सेकंड ये भी था, वो चलो एक दूसरे से रिलेटेड ही है पॉइंट से। दूसरा ये भी था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर 1947 वाले टाइम की बात करें तो इस टाइम में जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, इनका कंपटीशन था किससे, मशीन मेड प्रोडक्ट से। आप कहोगे मशीन मेड प्रोडक्ट कहाँ से आ गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटेन से आए। कुछ हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री भी थी, ये भी बनाने लगी, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी थी, कपड़े बनाने वाली, अब मशीन से कपड़े बनने लगे, ठीक है। इधर से जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट इंडिया में आने लगा, धीरे धीरे उनकी मार्केट बढ़ने लगी। तो अब आपका कंपटीशन किससे था, मशीन मेड प्रोडक्ट से था। तो मशीन मेड प्रोडक्ट और हाथ से बने हुए प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है, मशीन मेड जो प्रोडक्ट होता है वो कॉस्ट तो उसकी होती कम, यानी सस्ते में थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है, ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, चलता ज़्यादा नहीं है। जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट है, चाइना के प्रोडक्ट की पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में डिमांड है। रीज़न ये है कि लड़ियाँ तो हमारे यहाँ भी बनाई जाती हैं इंडिया में, पर चाइनीज़ लड़ियाँ की डिमांड की, क्योंकि वो सस्ती पड़ जाती है और दिखने में अट्रैक्टिव होती, चलती है नहीं, एक साल ही हार्डली चलती है, पता चले एक साल भी नहीं चलती, ठीक है। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट का ये हाल है। तो एग्जैक्टली मशीन मेड प्रोडक्ट का ज़माना आ गया था, तो लोगों को हाथ से बने हुए प्रोडक्ट महंगे भी लगते थे, ठीक है, और अट्रैक्टिव भी कम लगते थे। मशीन मेड प्रोडक्ट उनको सस्ते लगने लगे और अट्रैक्टिव लगने लगे, जिसकी वजह से मशीन मेड प्रोडक्ट की डिमांड होने लगी इंडिया में, और हमारे जो हाथ से बने हुए प्रोडक्ट था उसकी डिमांड बिल्कुल कम हो गई थी। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बिल्कुल विनाश हो गया। मॉडर्न इंडस्ट्री थी, आज भी है, ये इंडस्ट्रीज आगे भी बढ़ी, बट इनकी अगर ग्रोथ की बात करें तो ब्लीक ग्रोथ थी, ना के बराबर ग्रोथ थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।